हिंदी का साहित्य कार्यक्रम रचना देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस रचना कार्यक्रम में हमने जिस शख्सियत को स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उन्होंने अपना बचपन बहुत गुर्बत में गुजारा। बेशक उनका बचपन गुर्बत में गुजरा, गरीबी में गुजरा, लेकिन अपने अनथक प्रयासों और लगातार किए जा रहे परिश्रम के कारण उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बतौर एक कवि, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जी, मैं बात कर रही हूँ प्रेम विद जी की। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और आगे की बातचीत इनके साथ शुरू करते हैं। विद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आप बहुत बहुत धन्यवाद। विद जी, मैं अभी बात कर रही थी दर्शकों के साथ कि बचपन आपका बहुत गुर्बत में गुजरा, तो हम शुरुआत वहीं से क्यों ना करें, शुरू से ही। बिल्कुल सुषमा जी, आपने मेरे जीवन की उस बात को छू लिया है जिसको मैं अक्सर भूल जाना चाहता हूँ। जीवन में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें रहती हैं जी। अक्सर बचपन को याद किया जाता है, लेकिन मेरा बचपन ऐसा रहा कि मैं उसे भूल जाना ही चाहता हूँ। जी। तो ऐसा है कि मेरा जन्म भी इसी शहर में हुआ, यहीं से पल बढ़कर मैं चंडीगढ़ पहुंचा। अच्छा, आपका बचपन जो है जालंधर में गुजरा। बहुत बढ़िया। तो जैसा आपने कहा कि तब उन दिनों हायर सेकेंडरी स्कूल तक होती थी। तो मैंने हायर सेकेंडरी जब पास की तो मैं अपने ज़िले में फर्स्ट आया, तो स्कूल वालों ने मेरे गले में हाथ डाला। तो मैंने अपने टीचर से पूछा, जैसा बच्चे का बचपन होता है, कि मैं पास हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा, पास ही नहीं हुए, तुम ज़िले में भी फर्स्ट आए हुए। फर्स्ट आने की मुझे इतनी अभी ज्ञान नहीं था। तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि मैं फूलों के हार के साथ ही घर आ गया। तो पिताजी ने भी वही प्रश्न पूछा मेरे से कि तू पास हो गया जी। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे गले में क्यों हार डाला हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, पास हो गया। उसके बाद सुषमा जी जो उन्होंने जो बात कही, मैं पूरा जीवन उसको भूल सकता। तो उन्होंने कहा था, बस मेरे आपको पढ़ाने के लिए इतनी ही समर्था थी, आप आगे नहीं पढ़ा सकता, तुम कोई नौकरी वगैरह ढूंढो। अच्छा, तो आप ये देखिए, हायर सेकेंडरी के बाद आप ये देखिए कि जो बच्चा जिले में फर्स्ट आया है और उसको ये सुनने का मौका मिले तो उस पर क्या गुजरती होगी। पर प्रेम जी, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, आपने तो बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण की है। तो घर वालों का साथ मतलब यहाँ तक मिला। हाँ। तो फिर आगे की शिक्षा कैसे? हाँ, तो फिर मैंने उनके कहने के अनुसार, क्योंकि 18 साल से कम उम्र थी तो सरकारी नौकरी तो कर ही नहीं सकता था, तो मैंने फिर प्राइवेट काम शुरू किया। अच्छा। तो उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंसान में एक इच्छा हो, दृढ़ भाव हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो मेरे मन में पढ़ने की बड़ी लालसा थी। तो मैंने शुरू किया कि मैं आगे कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उन दिनों एक प्रभाकर या ज्ञानी के माध्यम से आगे बीए पास करने का, जिसको आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बाया बठिंडा बीए कहते थे। अच्छा, बीए पास करने का मतलब ये अपना दिया हुआ नाम था, बाया बठिंडा बीए। हाँ, तो आप जहाँ तो प्रभाकर करके प्राइवेट तौर पे बीए कर सकते थे या ज्ञानी। क्योंकि मैं शहर में था तो मेरी पंजाबी पढ़ तो लेता था, बोलता भी पंजाबी था, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, हिंदी थी। तो मैंने प्रभाकर पास की। अच्छा। तो उसके माध्यम से मैंने बीए को पास किया। अच्छा, तो मतलब आपने जो बीए की वो निजी प्रयत्नों से? हाँ। तो फिर ये पढ़ने के फिर इसी बीच मुझे 18 साल उम्र पूरी होते ही मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। तो सरकारी नौकरी मिलने का अभी भी लोगों में बहुत बड़ा एक अच्छा मौका होता है। बिल्कुल होता है। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट के पब्लिक रिलेशन में एक क्लर्क के पद पे, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर थे
तो मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ी। तो फिर मैं वहाँ हो गया। इसी बीच मेरे अकाउंटेंट जनरल पंजाब में भी पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा। तो मुझे शिमला में जाना था। तो पेरेंट्स मुझे शिमला भेजना नहीं चाहते थे, तो इसी कश्मकश में मैं फिर यहीं पे रह गया, जलंधर ही रह गया। तो जलंधर में आपकी पहली पोस्टिंग? हाँ। अच्छा प्रेमवीर जी, हमने ये तो जान लिया कि मतलब बचपन कैसे हुआ आपका, पढ़ाई कहाँ तक हो गई, निजी प्रयत्नों से आपने बीए पास की, तो पढ़ने की बात तो हो गई, फिर लिखने का सिलसिला कब शुरू हुआ और हाँ, कैसे हुआ? वो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैंने स्कूल में हर स्कूल में एक मैगजीन होती है। हाँ जी। हमारे स्कूल में भी थी। मुझे अभी तक उस मैगजीन का नाम भी है, चंद्रहास था। तो मैंने कहानी लिखी। मैंने अपने पिताजी को ही एक मेहनत करते हुए भी किस तरीके से वो जिंदगी को गुजर कर रहे थे, मैंने महंगाई कहानी लिखी। अच्छा। तो मैंने मतलब आपका आदर्श आपके पिताजी थे, क्योंकि उनको मैंने नज़दीक से देखा था जी। तो सुषमा जी, मैंने कहानी लिखकर वो अपने हाथ से बड़ी अच्छी सी सुंदर सी लिखकर अपने वो जो हिंदी के टीचर थे उनको दी। अच्छा। तो मुझे कहते ना जिंदगी में पग पग पर ही ठोकरें मिलती रही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो उसको फाड़ दिया। अच्छा। फाड़ कर कहा पढ़ा कर, पढ़ाई से ध्यान रखा कर। एनकरेज नहीं किया, मतलब प्रोत्साहन नहीं मिला। आप ये देखिए कि मुझे कहाँ कहाँ से तो उन्होंने कहा पढ़ा कर। तो मैं चुप रहा। को स्कूल के बच्चे जो हैं वो टीचर को एक भगवान का रूप समझते हैं। जी। तो उनके सामने बोलने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं चुप रहा। लेकिन मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने बड़े प्यार से उस कहानी को लिखा था। वो उसको हाँ बड़े सुंदर तरीके से लिखा भी था, वो मेरे सामने उसको फाड़ दिया गया। तो ये मेरे लेखन का पहला था। अच्छा, उसके बाद मैं क्या हुआ, वो कहानी छपी कभी? हाँ, कि नहीं? वो हुआ क्या, मैंने उन दिनों ना बी प्रताप अखबार बहुत लोकप्रिय था जी। तो मैं फिर से उसको कहानी को लिखा, क्योंकि उन दिनों टाइप की तो सुविधा थी नहीं। तो फिर से मैंने लिखा। तो मैं उनके ऑफिस में दे आया। अच्छा। तो कुछ टाइम के बाद ना मुझे मेरे दोस्तों ने बताया ये यार तू तेरी लिखी हुई है, तेरा नाम भी गया। मुझे ना आपको बताऊं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने अपनी वो कहानी देखी तो मैंने आपको हैरानगी होगी, मैंने टीचर को बताया ही नहीं कि वो फिर से पिटाई होगी। डर के मारे। तो वहाँ से मेरा लिखने का सफर शुरू हुआ। तो प्रेमवीर जी, आपने शुरुआत की कहानी से, लेकिन हम तो आपको बतौर एक कवि भी बहुत जानते हैं। तो फिर कहानी से कविता की ओर रुख कैसे हुआ? वो ऐसे था कि जब अखबारों में जगह ज़्यादा नहीं होती थी ना, तो वो कविता छापते थे। तो फिर मैंने कविता शुरू की। लेकिन मेरी जो पहली किताब, अब आपको हैरानगी होगी, वो हास्य व्यंग की छपी। उसकी वजह ये थी कि हास्य व्यंग जो मेरा ना, इनफैक्ट जयपुर में एक पत्रिका छपती, अभी भी अखबार छपता है, राजस्थान पत्रिका, एक पंजाब में छपती थी हिंदी मिलाप। अच्छा। इन दोनों में हास्य व्यंग काफ़ी प्रकाशित होता था। मैंने जब पहला लिखा तो वो छप गया हिंदी मिलाप में। तो मुझे लगा कि इस ओर मुझे लिखना चाहिए। अब बीच में आपको पहले टोकूंगी मैं। हाँ। कि मतलब आपके जहन में सबसे पहले ख्याल आता है कहानी लिखने का, फिर कविता का, फिर आपको लगता है कि नहीं, कभी जगह कम होती है तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हाँ। जो हम कहानी के माध्यम से नहीं कह पाते, और कविता की जो उसकी संरचना है वो ऐसी है कि थोड़े में बहुत बड़ी बात कह जाना। सही बात। तो फिर आपने मतलब छपने के लिए आपने कविता शुरू की, और छपने के लिए ही आपने व्यंग्य शुरू किया। बिल्कुल। क्या बात है। देखो, ऐसा है कि वो राजस्थान की जो पत्रिका है ना, उसका नाम भी राजस्थान पत्रिका है, जयपुर से छपती है, अभी भी छपती है। तो सुषमा जी वो पैसे देते थे, ये मिलाप वाले भी देते थे पैसे। तो एक पैसे का भी लेखक को बहुत बड़ा आकर्षण रहता है। तो लिखने से वो लगातार महीने में 1-2 छाप देते थे। तो मेरा वो चलता रहा। तो मेरी 2 हास्य व्यंग्य की किताबें छपी हैं, 3 काव्य संग्रह छपे हैं, 2 कहानी संग्रह। टोटल मेरी किताबें जो हैं वो 29
किताबें 29 किताबें, और सारी हिंदी में हैं। सारी हिंदी में है। बहुत बड़ा आप एक किताब इसीलिए- मेरी पंजाबी में है, क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो पंजाबी की है, अच्छा, तो मैं उसको भूल नहीं सका, तो एक मेरी पंजाबी में भी छपी पुस्तक है। है। तो सबसे पहले कौन सी आपने कविता या कहानी या व्यंग्य क्या छापा? हाँ, वो ना ऐसा था कि कुछ मेरी कविताएं पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल हैं। अच्छा, जैसे पंजाब की शिक्षा बोर्ड की +1 में भी है, दिल्ली शिक्षा बोर्ड में भी है। एक मैंने कविता लिखी थी दहेज के ऊपर, वो दिल्ली के 10th की पाठ्य पुस्तक में शामिल हो गई। तो इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, क्यों ना आप हमारे दर्शकों से वो अपनी कविता साझा कर लें? हाँ, तो ऐसा है कि लोग कहते हैं दहेज ख़त्म हो गया, कानून भी बन गया, जी। बहुत अच्छे कार्य हुए, तो मैंने ये दहेज के ऊपर लक्ष्मी इसका नाम रखा। अच्छा। लक्ष्मी का जो अर्थ है वो पैसा भी है और औरत भी है, जी तो मैंने उस दोनों को इस कविता में लिया है। जी। अचानक एक दर्द भरी चीख सुन बाबा ने कहा, बाहर देखो कौन बीमार है, किसकी आवाज़ है, अपने दर्द के सिवा दूसरों का दर्द भी महसूस किया करो। मैंने माने हिमाने कहा, आज तो सभी को अपना दर्द पहाड़ है, लेकिन बाबा का आदेश और चीख का दर्द सुन पाँव स्वयं बाहर की ओर चल पड़े। देखता हूँ सामने के घर से धुआं निकल रहा है, देखता हूँ सामने के घर से धुआं निकल रहा है। कुछ लोग अस्पताल, कुछ पुलिस स्टेशन चलने को बोल रहे थे। तो जहाँ पे अभी मेरा सुषमा जी व्यंग आ जाता है, आप देखिए कैसा मैंने व्यंग प्रयोग किया है। उसका पति मगरमच्छ के आंसू बहाता दुहाई दे रहा था, स्टोव फटा और मर गई। जब बरसों तक ये और मर गई। हाँ, बरसों तक ये स्टोव लव चलता रहा। तो बाद में मैंने महसूस किया अब तो स्टोव ही बंद हो गया। अब क्या किया, जब मैंने चिट्ठी लिखी उनको कि स्टोव लव हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि खुद ही बदलो। तो मैंने क्या किया, आग लगाई और मर गई, स्टोव हटाकर। स्टोव हटाकर क्योंकि अब लड़कियां ये कर रही हैं। थोड़ी देर लोगों में कानाफूसी हुई, भीड़ घरों और बाजारों में बट गई। दबे पांव मैं घर लौट आता हूँ, बाबा के पास नहीं स्वयं के पास। वो सोचने लगता हूँ कब तक बिकाऊ मुखौटे लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे, लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे। बहुत ही मार्मिक, संवेदनशील। कब तक मुखौटे लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे। ये सवाल पहले भी था और अब ये भी सवाल है। आज भी है। बेशक ये चलता रहेगा। तब भी समस्या थी, अब भी आज भी समस्या है। बेशक बहुत हद तक इस पर हमने काबू पा कब- लिया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं कहीं न ऐसी कहीं जो- घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। सुषमा जी, जो मैंने देखा आपकी बिल्कुल बात ठीक है, दहेज ने भी अपना रूप चेंज कर लिया है। जी अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे मसलन जब शादी की बात होती है, खासकर जब लड़के की शादी होती है, जी तब ये सामने आता है। जी तो लोग अब क्या करते हैं, दहेज का रूप चेंज कर लिया। वो क्या कहते हैं जी, अच्छी सी मैरिज होनी चाहिए, हमारे 250-300 लोग आ जाएंगे। भी जब ये भी कि दहेज का ही रूप है नहीं कि आप सीधा ना मांग कर अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा ना प्रेमी जी, अगर हम पुराने दौर में चले जाएं तो उस समय भी ऐसा होता था, बारात आती थी, 2-3 दिन तक ठहराया जाता था, लेकिन उसमें ये लेन देन का ना होके आतिथ्य भाव होता था, जाता था, है ना। जाता था। अतिथि सत्कार, और हमारी भारतीय संस्कृति है चलता अतिथि था। देवो भव। तो जब बाराती आते थे तो उनको देवता समान माना जाता पूजा था, जाता उनकी था। पूजा की जाती थी, आदर सत्कार होता था। तो उसमें मतलब थोड़ा सा रूप अलग था, अब तो वो मन की भावना थी। अब तो आगे पूरा मांग है। पूरा व्यापारिकरण हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कितने बड़े बड़े मैरिज पैलेस हैं, शादी जब होती है कितना, अब तो लाखों करोड़ों रुपए तक का। जी बिल्कुल चला गया, बिल्कुल। चला गया। तो ये समस्या की हमने बात की, ये तब भी थी अब भी अब थी। भी। अच्छा, तो ये तो आपकी कविता है जो आपने कहा पाठ्यक्रम के वहाँ पीछे पढ़ाई रहती जाती है।
तो इसके अलावा फिर मैंने पूछा था, सवाल मेरा था कि पहला आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो क्या हुई थी? कौन सी तो पुस्तक? वो हास्य व्यंग की थी, भीड़ का भंगोल। भीड़ का भंगोल, भंगोल। उसमें हास्य व्यंग ही सारा था। तो जब आप हास्य व्यंग्य लिखते हैं तो किस तरह के मुद्दे उठाते हैं? मैं ऐसा है कि ज़्यादातर मैं पारिवारिक लेता हूँ या सामाजिक लेता हूँ मैं। जैसे मैं मसलन मैं आपको बताता हाँ, हूँ, मैंने दहेज को आप लिया जैसे। अच्छा। तो एक चंडीगढ़ में प्रदर्शनी लगी थी दूल्हों की, जिसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, एक क्लर्क भी थे। उनका लिखा होता, दूल्हे दूल्हे तेरे कितने दाम, दूल्हे दूल्हे तेरे कितने दाम। वाह, क्या तो शीर्षक है। सबसे ज़्यादा वो डॉक्टर का था, फिर इंजीनियर का, फिर क्लर्क का। तो फिर मैंने ये इनको भी लिया, सामाजिक मुद्दे, जैसे कि क्रिकेट का है, प्रेम क्रिकेट का। तो अभी भी लोगों का क्रिकेट के प्रति बहुत क्रेज है, अभी भी जो क्रिकेट के दीवाने हैं। अब तो पहले शुरू में तो सुषमा जी 5-5 दिन का वो टेस्ट मैच चलते थे, 5-5 दिन लोग रह रहते थे। अब धीरे धीरे 50-50, 20-20 हाँ, हो गया। एक दिन का आ गया, और उसके बाद 20-20 का आ गया। अभी बात चल रही है, तो अभी देखिए कल ही हमारी हाँ, महिला हॉकी टीम जो बहुत है बड़ी, वो भारत की, उसने विश्व बहुत बड़ी, कप बहुत जीता बड़ी, है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत है बड़ी। ये क्रिकेट की जो दीवानगी है कि जहाँ तक कि आप देखिए, जी। जब मैच में जीत के लिए कुछ रन रह जाएं तो रोचकता बहुत बढ़ जाती है। जी जी। लोग एक एक बॉल और एक एक रन का हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं। लोगों का ब्लड प्रेशर भी एक एक रन और एक एक बॉल रन के साथ जुड़ जाता है। सही है। जीत और हार भी बहुत रोचक होती है। जीत पर जहाँ पटाखे छोड़े जाते हैं, आतिशबाजी चलाई जाती है, हारने वाली टीम के देश के लोग तो अपने टेलीविज़न तक फोड़ देते हैं। ये देखिए टेलीविज़न का एक सुषमा जी और मुद्दा है जी। वो है मैं जिंदा हूँ। हमारे सरकारी कर्मचारियों को पहले तो हर महीने, मैंने अपनी माँ को दिखते थे, हर महीने जब पेंशन लेनी जाती थी तो उसको कागज़ पे लिखकर देना पड़ता था, अपने जिंदा होने का सबूत। तो वो ना एक लाइन लिखती थी, मैं जिंदा, पंजाबी च मैं जिंदा हाँ, तो नीचे साइन कर दे। तो मैं वो वहाँ के बाबू से पूछता था कि ये आपके सामने खड़ी है, आप इससे क्यों लिखा रहे हो? खुद लिख दो। नहीं, ये कानून है, ये जो है। जी। अच्छा, एक सुषमा जी और इसमें बड़ी एक भयंकर समस्या शामिल हो गई, जो दूसरे प्रांतों में लोग काम करने के लिए चले जाते ना, मैंने वो जानकारी प्राप्त की, लोगों ने क्या किया, उनको मृत घोषित कर दिया। अच्छा। मृत घोषित करके उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो जब वो देखो, जब ये वर्षों के बाद अपने घरों में लौटे वो लोग, तो वहाँ बारिश बनकर रंगीन टेलीविज़न पर विदेशी कार्यक्रम लोग दे रहे थे। उनके घरों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। वो कहते हैं आप तो मर चुके हैं, आप कहाँ से आ गए? तो हुआ क्या, आप जे उत्तर प्रदेश में लोगों ने, मृत लोगों ने अपनी यूनियन बना ली कि हमें जिंदा घोषित किया जाए। वास्तव में मतलब वो जिंदा थे, लेकिन लोगों ने उन्हें मृत घोषित हाँ, किया था। पेपरों में कर दिया। अब उन्हें घोषित करना था कि नहीं, हम जिंदा हैं। वो जिंदा होने के लिए अब करने के लिए, ये देखिए कि ये हास्य बैंक का एक ये भी मुद्दा था जो जिस पे मैंने लिखा था, मैं जिंदा हूँ। अच्छा, ये हास्य व्यंग्य की बात चल रही है ना प्रेमवीर जी, तो जो मैं एक आम आदमी के नाते या एक आम दर्शक या पाठक के नाते महसूस करती हूँ कि हास्य व्यंग्य की जो परिपाटी है उसमें बहुत फर्क आ गया है। आज जो हास्य व्यंग्य है उसका रूप थोड़ा फुहड़ सा हो गया है। तो आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल जी, आपने ठीक बात कही सुषमा जी। समय के साथ साथ ये एक तो हास्य व्यंग्य में ना बहुत ही बड़ी अंतर है, लेकिन शुरू में जैसे हमारे पूरे उत्तर भारत में डॉक्टर संसार चंद्र जी थे, इंद्रनाथ मदान थे, बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा, लेकिन उन्होंने उन मुद्दों को लिया जो सामाजिक होते थे, पारिवारिक होते थे। जी।
लेकिन अब आप देखोगे कि टेलीविज़न पर हादसे के इतने कार्यक्रम आने शुरू हो गए ना, आपको बता नहीं सकते कितना ज़्यादा ये लोकप्रिय भी है, लेकिन ये एक तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो आपके गिरने की पूरी संभावना है। ये फुहरता जो इसमें आ गई ना, इसको रोका जाना जरूरी है। बहुत सारे केस हमारे कोर्ट कचहरियों में भी इसी को लेकर चले गए, क्योंकि जब आप किसी की जाति या धर्म या वर्ग के ऊपर कटाक्ष करते हैं ना, वो हास्य व्यंग नहीं रहता, वो एक किस्म का मजाक व्यक्तिगत आक्षेप हो जाता है। बिल्कुल सही कहा कि मतलब आज जो जीवन है हर एक का, हम चाहे युवा पीढ़ी की बात करें या अपने बड़े बूढ़ों की बात करें, तो तनाव बहुत ज़्यादा है कि ज़िंदगी ऐसे भाग दौड़ भरी हो गई है, उलझन है, चिंताएं हैं। तो ऐसे उलझनों से या ऐसे तनाव से मुक्ति के लिए हर आदमी चाहता है कुछ क्षण जो है वो अपने निकाले हास्य के लिए, थोड़ा सा अपने आप को जिसको कहते हैं ना रिचार्ज करना, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हास्य हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हास्य व्यक्तिगत आक्षेप हो जाता है, तो ऐसा हास्य फिर हास्य का रूप नहीं रह जाता, नहीं रह जाता, उसको बिल्कुल सही रोका जाना बहुत जरूरी है उसको वाला। तो प्रेमवीर जी, बातें हुई हमारे कवि के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, तो आप तो संपादक भी रहे हैं, कुछ उसके बारे में जाते जाते हमारे दर्शकों से बात कीजिए। ऐसा है कि सुषमा जी, मैं पंजाब सरकार के पत्रकार जागृति उसका संपादक रहा, क्योंकि सरकारी पत्रिका थी, जैसे ये आपका ये दूरदर्शन है, इसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल, धर्म का भी, जाति का भी, कि ऐसी बात कोई ना हो जाए कि जिससे किसी वर्ग विशेष को गलत संदेश पहुंच जाए। तो वहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था। तो बरसों तक मैंने उसमें काम किया, तो उसी माध्यम से मुझे बहुत सारे साहित्यकारों से मिलना पड़ा, और पढ़ने से मैं अपने सभी साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे, दूसरा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका विजन अच्छा होगा। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात प्रेमवीर जी आपने कही कि एक अच्छा लेखक, एक अच्छा साहित्यकार होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छा श्रोता होना और एक अच्छा पाठक होना। जब तक आप अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, तो आपके शब्दावली उतनी परिपक्व नहीं होगी, और जब तक शब्दावली परिपक्व नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपका साहित्य कैसे परिपक्व होगा। बहुत अच्छा लगा प्रेमवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और फिर कभी मौका मिला तो फिर आपसे बातचीत करेंगे, इसी तरह इन बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके विभाग का भी, दूरदर्शन का भी, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ।